टीआर कब आया है, ठीक ना। माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल कब आया है? ये जो आया हुआ है ये 22 मार्च 1966 को आया है। ठीक है। रेस्क्यू रूल कब आया था? 2 अप्रैल 1985 को आया था। मतलब इसका साल अगर छोड़ दो तो 10 दिन पहले की बात कर रहा है, ठीक है ना। पुराना पहले है, 1966 तो 85 से बहुत पहले है। तो 22 मार्च को एमबीटीआर लागू किया गया। ये कहाँ कहाँ पे लागू होता है? अभी क्या था, माइंस रेस्क्यू रूल जो था वो सिर्फ अंडरग्राउंड माइंस में लागू था। ये कहाँ कहाँ लागू होगा? जहां जहां पे माइंस एक्ट 1952 अप्लाई हो रहा है ना, जहां जहां पे माइंस एक्ट 1952 अप्लाई हो रहा है वहां वहां पे ये एमबीटीआर लागू होगा। ठीक है। जहां पर माइंस एक्ट 1952 अप्लाई होगा वहां पे एमबीटीआर लागू होगा। और ये कैसे बनाया गया है? जैसे मान लो सीएमआर जो बनाया गया है वो क्या था कि पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो एक्ट में दिया हुआ है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रेगुलेशंस, ये एक्ट नंबर 57 में दिया हुआ था, सेक्शन 57 में दिया हुआ था। तो ये जो 57 के तहत मान लो सीएमआर बना दिया गया है। एमबीटीआर किसके तहत बनाया गया है? ये जो सेक्शन 58 है ना, सेक्शन 58 के तहत एमबीटीआर बनाया गया है। 58 में दिया हुआ है ना, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, बायलॉज वगैरह दिया हुआ है। तो जो सेक्शन 58 है उसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल 1966 को बनाया है, फ्रेम किया है। ठीक है। इसमें स्टार्टिंग जो चैप्टर है, पहला चैप्टर हम लिखे ही नहीं है, काम का नहीं था ज़्यादा। सभी में चैप्टर 1 में क्या दिया हुआ है? प्रिलिमिनरी दिया हुआ है। और प्रिलिमिनरी में क्या क्या दिया हुआ रहता है कि कहाँ ये रूल कब आया है, किस किस माइंस में लागू है, और इसमें कुछ डिफिनेशन दे देगा कि ये हम लोग जो एमबीटीआर में जो भी डिफिने, मान लो चीफ इंस्पेक्टर पढ़ेंगे, रीजनल इंस्पेक्टर पढ़ेंगे तो इसका डिफिनेशन क्या होता है वो डिफिनेशन के बारे में दिया हुआ, जो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई पूछता है कि एमबीटीआर मेटल माइंस में होगा कि नहीं, एमबीटीआर मेटेलिफेरस माइंस में भी लगता है, ठीक है ना। रेस्क्यू रूल भी क्या था, अंडरग्राउंड माइंस की बात कर रहा है, मतलब मेटल रहे या कोल रहे दोनों में लागू होगा। तो इसलिए फॉरमैन वगैरह का भी कोई तैयारी कर रहा है ना तो उसको भी ये सारा चीज पढ़ना पड़ता है। फॉरमैन के लिए सिर्फ क्या होता है, सीएमआर के जगह पे एमएमआर पढ़ा जाता है, मेटेलिफेरस माइंस रेगुलेशन। 1961 था पहले, अब 2017 आ गया होगा। एमबीटीआर मतलब क्या है, थोड़ा पहले समझ लेते हैं कि माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल मतलब है क्या। कि मान लो कोई नया नया किसी का रिक्रूटमेंट हुआ है, ठीक है। तो काम स्टार्ट करवाने से पहले उसको तो ट्रेनिंग कुछ देना होगा ना कि आपका मतलब आपको किस नेचर का जाके माइंस में काम करना है। उसको पहले माइंस से एक तरीके से ओवरव्यू बताना होगा कि ये गैसीसियम फर्स्ट डिग्री क्या होता है, सेकंड क्या होता है, थर्ड डिग्री क्या होता है। तो एमवीटीआर में वही है, ट्रेनिंग का प्रोविजन है कि यहाँ पे इनिशियल ट्रेनिंग भी दे सकते हैं या रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। कोई नया आया हुआ है तो उसको इनिशियल ट्रेनिंग मिलेगा, और जो नया ट्रेनिंग ले चुका है, ज्वाइन कर चुका है, तो उसको कुछ कुछ इंटरवल पे हम लोग क्या देते हैं, रिफ्रेशर ट्रेनिंग के लिए भी भेजा जाता है। जो वीटी सेंटर होता है वहां पे भेजा जाता है। ठीक है। तो इसमें ये दिया हुआ है कि मान लो कोई आदमी है कि लंबा समय तक अब्सेंट रहा, उसके बाद वो माइंस में आके ज्वाइन कर रहा है, तो क्या सीधा उसको ज्वाइन करने के बाद ड्यूटी में ले लेंगे? नहीं, पहले उसको ट्रेनिंग सेंटर भेजेंगे कि उसका जो भी काम से रिलेटेड, जो भी उसका जॉब से रिलेटेड एक तरीके से वर्क है, उसके बारे में उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा कि किस सब तरह का उसको
काम माइंस में करना है। जैसे मान लो पहले कोई आदमी नॉन गैसी माइंस में काम कर रहा था, ठीक है ना, अब उसको है कि गैसीसियम सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री में ले जाके डाल दे रहे हैं उसको काम करने के लिए। तो उसको फिर बताया जाएगा कि आप जो पहले के माइंस में काम कर रहे थे वहां और इस माइंस में काम कर रहे हैं, तो आपको दोनों में क्या रूल रेगुलेशन, क्या नियम कानून आपको फॉलो करना है, क्योंकि वो नॉन गैसी माइंस था, अब आप गैसी माइंस में आ गए हैं। अगर आप यहाँ पे गलती कीजिएगा, मिस्टेक कीजिएगा कुछ भी, तो उसमें क्या रिजल्ट मिल सकता है आपको, वो सारा चीज एक तरीके से बताया जाता है ट्रेनिंग में। कोई मान लो पहले ट्रामर का काम कर रहा था, अब उसको एक्सप्लोसिव वाले ग्रुप में डाल दिए हैं और उसको एक्सप्लोसिव कैरी करने का कोई आइडिया नहीं है। तो भले उसको ऑथराइजेशन दे दिया एक्सप्लोसिव कैरी करने का, तो उससे पहले एक्सप्लोसिव में भेजेंगे उससे उसको पहले ट्रेनिंग देना होगा। भीटी सेंटर भेज के पहले उसको ट्रेनिंग दिलवाया जाएगा कि एक्सप्लोसिव कैरी करने में क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए, कैसे कैरी करना चाहिए, क्या बक्सा होता है, फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट नाइट शिफ्ट, मतलब पूरा डिटेल एक्सप्लोसिव के बारे में बता दिया जाएगा उसको कि अगर आप अपना ड्यूटी में नेग्लिजेंसी कीजिएगा तो आप पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। अगर एक्सप्लोसिव माइंस में एक्सीडेंटल उसका इग्निशन हो जाता है, इनिशिएशन हो जाता है, तो क्या होता है, वो सारा उसका मतलब वो सारी चीज का ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो यही होता है एक तरीके से एमवीटीआर में, यही सब सारा चीज दिया हुआ है कि एक वीटी सेंटर होगा, वीटी सेंटर में कौन पढ़ाएगा, तो वहां पे टीचर भी तो होना चाहिए ना, तो टीचर के बारे में बताया गया है। पहला में क्या दिया हुआ है कि एप्लीकेशन ऑफ रूल, मतलब एमवीटीआर मान लो सभी पे तो लागू नहीं होता है, किस पे लागू होगा, किस पे लागू नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे पहला क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है ना, एफएमसी में भी आया हुआ है, एसएमसी में भी आया हुआ है, फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास में भी आया हुआ है, और देने का मन करेगा तो गवर्नमेंट सरदार में भी दे सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि ये दीज रूल सेल अप्लाइड टू ऑल पर्सन एम्प्लॉयड इन ए माइन, माइंस में जितना भी आदमी एम्प्लॉयड है सभी के ऊपर ये रूल अप्लाई होगा, अदर देन द पर्सन स्पेसिफाइड हियर इन, मतलब यहाँ पे जो पर्सन दिया गया है ना, जितना भी पर्सन यहाँ पे दिया गया है उसको छोड़ के बाकी माइंस में जो भी व्यक्ति काम कर रहा है सभी पे एमबीटीआर 1966 लागू होगा। पहला क्या है, अगर मान लो अभी इमरजेंसी अचानक से माइंस में राइज हो गया, ठीक है ना, इमरजेंसी के समय में जो आदमी माइंस में एक्सीडेंट हो गया है और उस आदमी को भेजा जा रहा है डील करने के लिए, रेस्क्यू रिकवरी वर्क करने के लिए, ठीक है ना, अभी जो मान लो रेस्क्यू टीम वाला आ गया, तो क्या उस पे ये एमबीटीआर लागू नहीं होगा। तो वही है, पर्सन एम्प्लॉयड और टू बी एम्प्लॉयड फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग लाइफ, जिंदगी बचाने के लिए, या प्रॉपर्टी जान माल का नुकसान ना हो इसको बचाने के लिए, अगर माइंस में कुछ एक्सीडेंट हो गया है उस केस में भेजा जा रहा है, तो उस पे एमबीटीआर लागू नहीं होगा। लेकिन उस केस में क्या होगा, ओनर एजेंट मैनेजर का ये दायित्व बनता है कि वो तुरंत नोटिस दे दे, जो भी ऐसा सच एम्प्लॉयमेंट हुआ है उसका वो नोटिस चीफ इंस्पेक्टर को दे दे फोर्थ विथ, ठीक है। सेकेंड क्या है, पर्सन होल्डिंग पोजीशन इनुमरेटेड बिलो, जो भी बिलो पोजीशन दिया गया है उस पे एमबीटीआर लागू नहीं होगा। जैसे क्या, इन ए कॉन्फिडेंशियल कैपेसिटी या इन ए पोजीशन ऑफ सुपरविजन और मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हो रहा है, जो डायरेक्शन सुपरवाइज कर रहा है माइंस को, उसके ऊपर एमबीटीआर लागू नहीं होगा। जैसे कि मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर या अंडर मैनेजर, अंडरग्राउंड मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर सब सेम है, ठीक है ना। ये जो लिखा हुआ है ना, अंडर मैनेजर, अंडरग्राउंड मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर सब सेम है। वेंटिलेशन ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, इस पे एमबीटीआर लागू नहीं होगा। सेकेंड में क्या है, माइनिंग इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर है उसके ऊपर भी एमबीटीआर लागू नहीं होगा। ओवरमैन, फोरमैन, सरदार, माइनिंग मेट, फोरमैन कहाँ होता है, मेटल माइंस में होता है, मेट कहाँ होता है, मेटल माइंस में होता है, वैसे फोरमैन
इधर भी होता है, कोल माइंस में भी होता है, इलेक्ट्रिकल फोरमैन, मैकेनिकल फोरमैन, उस पे भी लागू नहीं होगा। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल फोरमैन या इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर है, उसके ऊपर भी एमबीटीआर लागू नहीं होगा। सर्वेयर हो गया या असिस्टेंट सर्वेयर है, उसके ऊपर भी लागू नहीं होगा। कोई मेडिकल ऑफिसर हो गया, केमिस्ट हो गया, एसेयर हो गया, ये सब मेटलर्जी का टर्म है, ठीक है ना, मेटल माइंस का टर्म है। वहां पे ग्रेड वगैरह डिटर्मिनेशन जो करते हैं ना, वहां पे ऐसे वैल्यू वगैरह डिटरमाइन किया जाता है। या कोई मेटलर्जिस्ट हो गया, या वेलफेयर और पर्सनल ऑफिसर हो गया, ये सब पे भी एमबीटीआर लागू नहीं होगा। एनी अदर पर्सन who in the opinion of the chief inspector holds a position of supervision or management by whatever name called, उसके ऊपर लागू नहीं होगा, ठीक है ना। तो इतना सारा आदमी पे लागू नहीं होगा। जो भी ऑफिसर हो गया उसके ऊपर लागू नहीं होगा। सुपरवाइजर में ओवरमैन, माइनिंग सरदार, फोरमैन, मैट, ये सब पे लागू नहीं होगा। फोरमैन पे लागू नहीं होगा। डॉक्टर पे लागू नहीं होगा। सर्वेयर या उसको असिस्ट करने के लिए जो सर्वेयर है उस पे लागू नहीं होगा। मेटल माइंस का बहुत लोग है, उस पे लागू नहीं होगा। और अगर चीफ इंस्पेक्टर को कुछ लगता है कि कोई जो सुपरविजन वाला पोस्ट में या मैनेजमेंट मैनेज कर रहा है उस पोस्ट पे है, होता है ना, डायरेक्शन कंट्रोल सुपरविजन मैनेजमेंट, कंट्रोल डायरेक्शन सुपरविजन मैनेजमेंट वगैरह पोस्ट पे कोई है, तो उस पे ये लागू नहीं होगा। सी में क्या हो गया, शॉर्ट फायरर हो गया, ब्लास्टर हो गया, इस पे भी एमबीटीआर लागू नहीं होगा, लेकिन आगे कुछ टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है। क्लर्क हो गया, अकाउंटेंट्स हो गया, या रजिस्टर कीपर हो गया, मतलब हाजिरी बाबू वगैरह हो गया, ठीक है ना, हाजिरी बाबू हो गया, ये जो अकाउंटेंट जो हिसाब किताब मेंटेन करके रखता है, क्लर्क हो गया, उस पे भी ये लागू नहीं होगा। और जो अपने पढ़ाई के दौरान, ठीक है ना, अपने पढ़ाई के दौरान वो ऑलरेडी ट्रेनिंग में गया हुआ है, अंडरगोन ए कोर्स ऑफ ट्रेनिंग विच इज पार्ट ऑफ अ स्टडी एट एन इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन में अगर कोई पढ़ाई का किया था और उस टाइम में वो ट्रेनिंग ले लिया है, तो उस पर भी ये लागू नहीं होगा। उसी तरीके से अगर कोई अप्रेंटिस मैकेनिक्स है या अप्रेंटिस इलेक्ट्रीशियन है, अगर वो ऑलरेडी ट्रेनिंग ले चुका है इन कोई भी माइन मैकेनाइजेशन सेंटर पे या कोई अदर इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय द चीफ इंस्पेक्टर, तो वहां पे भी ये एमबीटीआर उस पे भी लागू नहीं होगा, ठीक है। तो ये लोग हैं जिसपे ए से लेके एफ तक जहां पे एमबीटीआर 1966 लागू नहीं होगा, बाकी जो भी रहेगा सब पे लागू होगा। तो यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है स्टार मार्क करके, क्या है ये, कि provided that the exemption granted to the person specified in clause D, E and G, कि जो डी में क्लर्क, अकाउंटेंट, रजिस्टर कीपर, ई में जो ऑलरेडी पढ़ाई के दौरान ट्रेनिंग में गया हुआ या अप्रेंटिस और मैकेनिक्स या इलेक्ट्रीशियन जो है, अप्रेंटिस मैकेनिक्स या अप्रेंटिस इलेक्ट्रीशियन जो ऑलरेडी माइन मैकेनाइजेशन सेंटर या कहीं से चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा, देखो यहाँ पे क्या है, चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट सर, यहाँ पे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस। अगर ऑलरेडी ट्रेनिंग ले चुका है तो उस केस में ये सारा जो व्यक्ति है ना डीईएफ वाले को, इसको हम लोग रिफ्रेशर ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। इन माइंस में ज्वाइनिंग तो हो जाएगा, लेकिन फिर होता है ना जो रिफ्रेशर ट्रेनिंग, रिफ्रेशर ट्रेनिंग करने के लिए ये लोग को भेज सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डीई एंड एफ वाले, डीई एंड जी कहाँ से लिख दिया है यार, डीई एंड एफ है, ठीक है ना, एफ वाले को रिफ्रेशर ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। तो ये चीज को ध्यान रखना, एक बार अच्छे से इसको रीडिंग डाल देना, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, ध्यान रहेगा माइंड में, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एग्जाम में टिक हो जाएगा। और चीफ इंस्पेक्टर अगर किसी को लगता है कि एग्जामिनेशन दे सकता है, तो चीफ इंस्पेक्टर बोल सकता है कि छोड़िए इसको ट्रेनिंग में मत भेजिए, ठीक है ना। तो ये था तुम्हारा किसको ट्रेनिंग देना है, कहाँ पे ये एमबीटीआर लागू नहीं होगा, एक तरीके से ये है, ठीक है ना। फोर्थ में क्या है, डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग ट्रेनिंग टू बी डिसाइडेड बाय द चीफ इंस्पेक्टर। अब अगर कभी डिस्प्यूट हो जा रहा है
मैनेजमेंट बोल रहा है, मैनेजर बोल रहा है कि नहीं आपको तो ट्रेनिंग में जाना है, अब वो बोल रहा है ना हमको तो, हम तो वीटी रूल के अंदर आते नहीं है। वैसा कुछ डिस्प्यूट हो रहा है तो वो उस केस में केस को रेफर कर दिया जाएगा चीफ इंस्पेक्टर के पास कि आप ही सर्वे सर्वा हैं, आप जो डिसीजन दीजिएगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है ना। ट्रेनिंग में आप बोलिएगा जाने के लिए, या मैनेजर बोलेगा आप बोलिएगा ट्रेनिंग में भेजने के लिए तो हम भेजेंगे, अगर आप बोलिएगा नहीं भेजना है हम नहीं भेजेंगे, क्योंकि बाद में आप ही आके कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा माइंस में तो आप बोलेंगे उसको ट्रेनिंग कब दिया गया था, तो आप यहाँ पे अपना डिसीजन लेके बताइए हमको, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे। पांचवा में क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग, कि ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड क्या रहेगा। तो उस केस में चीफ इंस्पेक्टर जो भी इंस्ट्रक्शन इशू करेगा ना, और जो इस रूल के साथ कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। नॉट इनकंसिस्टेंट विद दिस रूल, मतलब इस रूल के साथ मतलब इस रूल के तहत जो भी होगा उसके तहत ही एक वीटी सेंटर में इन लोग को ट्रेनिंग